तो स्टार्ट करें नमस्कार, क्या? एवन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। सोमवार यानी 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ बोर्ड का बिल जो आया, संशोधन विधेयक जो आया है, इसे वापस लेने की मांग को लेकर एक प्रदर्शन किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस प्रदर्शन की अगुवाई की। इसमें एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी शामिल हुए, इसमें कांग्रेस के इमरान मसूद शामिल हुए, कई और मुस्लिम नेता शामिल हुए। लेकिन उम्मीद की जा रही थी वो दल जो खासतौर पर इसका समर्थन करते हैं, जैसे कांग्रेस, राहुल गांधी क्यों शामिल नहीं हुए? प्रियंका गांधी वाड्रा कहाँ थी? मल्लिकार्जुन खड़गे कहाँ थे? अखिलेश यादव, जो सेशन चल रहा है तो दिल्ली में ही होंगे, वो कहाँ थे? वो शामिल नहीं हुए। तो उनकी पत्नी जो डिम्पल हैं, डिम्पल यादव, वो कहाँ थी? शिवपाल यादव कहाँ थे? ममता बनर्जी क्यों शामिल नहीं हुई? अभिषेक बनर्जी क्यों शामिल नहीं हुए? हालांकि ममता बनर्जी की पार्टी से महुआ मोइत्रा शामिल हुई थी, लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि बड़ी बड़ी पार्टियां जो समर्थन कर रही हैं वो इस आंदोलन, इस प्रदर्शन से क्यों दूर रहीं? और 1 बजे तक ही ये प्रदर्शन खत्म हो गया, लोग अपने अपने घर चले गए। धमकी दी जा रही थी कि सीए की तरफ आंदोलन होगा, एक बार फिर से दिल्ली में लोग जुटेंगे, दिल्ली को घेर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस बिल को लेकर, इस संशोधन विधेयक को लेकर ही दो फाड़ हो गए हैं मुसलमानों में? क्या कुछ लोगों को लगता है ये ठीक है क्योंकि सरकार ने इसमें जेपीसी बनाई, जेपीसी की रिपोर्ट आ गई, कैबिनेट में भी ये बिल पास हो गया, विधेयक पास हो गया और अब ये पार्लियामेंट में है। उम्मीद की जा रही है कि रमज़ान के बाद, ईद के बाद ये सदन में आ जाएगा, बजट सत्र में, और इस पर चर्चा होगी। और सरकार जो अभी तक जो उसका मैनेजमेंट नज़र आ रहा है, लग रहा है कि इसको पास करा लेगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान। हमने सोचा कि आज इस विषय पर चर्चा की जाए। बहुत ज़रूरी विषय है ये, जिस पे लंबे समय से बात हो रही है और बहुत शायद लार्ज स्केल पे बात हुई है। शिबली मंजूर हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं माइनॉरिटी सेल के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, कल जो प्रदर्शन हुआ, जो ये बिल है आया है, इसको लेकर आपकी इस पे क्या राय है? आप क्या कहेंगे? अर्चना जी, सबसे पहले तो आप सबका अभिवादन करता हूँ, सारे दर्शकों का अभिवादन करता हूँ, और आपने इस चर्चा का आयोजन किया, इसके लिए आपका धन्यवाद, साधुवाद अर्पित करता हूँ आपको। आपने भी चर्चा की जब शुरुआत की तो आपने दो बात ऐसी कही। मैं चाहता हूँ कि आपने जो सवाल पूछा उससे पहले उन दो बातों का स्पष्टीकरण मैं अपने ओर से कर दूं। एक तो आपने ये कहा कि जितनी भी प्रमुख विपक्षी पार्टियां हैं, जिसमें प्रमुखता से आपने कांग्रेस पार्टी का नाम लिया, कि कांग्रेस पार्टी जब इस वक्त बिल के खिलाफ जो धरना हो रहा था कल जंतर मंतर पे, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने और सिविल सोसाइटीज ने और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने और पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव ने भागीदारी की, उसमें कांग्रेस प्रमुख विपक्ष होते हुए राहुल गांधी क्यों नहीं आए, प्रियंका गांधी क्यों नहीं आई, ये आपका एक सवाल था। और दूसरी विपक्षी पार्टियों का भी आपने नाम लिया, अखिलेश यादव जी का नाम लिया या आपने ममता बनर्जी जी का नाम लिया। तो मैं आपको बता दूं कि कमोबेश सारी विपक्षी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव वहां पे मौजूद थे। पार्टी के बड़े पदाधिकारी, बड़े नेता वहां मौजूद थे कांग्रेस पार्टी से। तो ये आपका कहना, ये आरोप लगाना कि विपक्ष पार्टियों की ओर से वहां पे अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया था, ये आरोप मैं सिरे से खारिज करता हूँ। विपक्षी पार्टियां इस बिल के खिलाफ जो कल धरना प्रदर्शन हुआ था और इस बिल के खिलाफ जो मुहिम पूरे देश में चलाई जा रही है विभिन्न समुदाय, मुस्लिम समुदाय के विभिन्न संगठनों द्वारा, उसको विपक्षी पार्टियों का सहयोग प्राप्त है। ये चर्चित चेहरे सांसद थे कल उस धरना प्रदर्शन में, और कल संसद भी चल रहा था, उसके बावजूद लोग पहुंचे थे और उन्होंने उस धरने प्रदर्शन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, अपने शीर्ष नेतृत्व का मैसेज पहुंचाया लोगों तक, और उसके बाद जो संसद की प्रक्रिया होती है उसमें भी शामिल हुए। तो ये जवाब तो पहला जो पहली टिप्पणी थी आपकी, उसका मैं समझता हूँ कि दर्शकों को आपके माध्यम से मिल गया होगा। दूसरा, एक बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी आपने की थी। आपने कहा था जिस प्रकार से सीए एनआरसी के आंदोलन जब हो रहे थे, एंटी सीए प्रोटेस्ट, उस टाइम पूरी दिल्ली को लोगों ने घेर लिया था, लाखों लोगों ने। मैं समझता हूँ बड़ी आपत्तिजनक है ये, और आप सार्वजनिक मंच से इस प्रकार की टिप्पणी देना मैं समझता अशोभनीय है। कहीं किसी ने किसी को घेरा नहीं था, ये एक आंदोलन था जो आप किसी भी समुदाय के उनके एग्जिस्टेंस के ऊपर जब आप सवालिया निशान लगाएंगे, और वो भी तब जब उस देश
के संविधान के ऊपर, उस देश के कायदे कानून के ऊपर जब लोग भरोसा करते हों, उसके बाद भी उनके हितों की रक्षा नहीं होगी, उनके अधिकारों का हनन किया जाएगा, तो लोगों का सड़क पे आना मैं समझता हूँ अनिवार्य है और एक सफल लोकतंत्र की निशानी भी है। और ये आंदोलन में केवल मुसलमान नहीं शरीक हुए थे, मुसलमानों की लड़ाई थी, लेकिन इसमें हर समुदाय के लोग जमा हुए थे। आप ये न समझें कि इसमें सिर्फ मुसलमानों ने अपने अस्तित्व की लड़ाई सरकार के सीए एनआरसी जैसे ड्रैकोनियन कानून के खिलाफ में लड़ी थी। कल जो उनकी गैर मौजूदगी आपने अपने हिसाब से तय किया कि गैर मौजूद रहे, राहुल गांधी नहीं आए, प्रियंका गांधी नहीं आई या अखिलेश यादव नहीं आए, ये आपने तय कर लिया कि उनकी गैर मौजूदगी थी और आपने एक रिमार्क दे दिया पासी कि क्या विपक्षी पार्टियों ने इस आंदोलन से या वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो एहतजाज पूरे मुल्क में हो रहा है उसके साथ नहीं है। तो उसका जवाब मैंने आपको दे दिया था आपकी पहली टिप्पणी के जवाब में। मैं समझता हूँ कि वो जवाब से आप संतुष्ट हों। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं रुद्र विक्रम सिंह, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक विषयों की अच्छी समझ रखते हैं और इस विषय पर बात करने के लिए उनसे बेहतर कौन हो सकता है। रुद्र, जिस तरह का प्रदर्शन कल हुआ और जो बातें विपक्षी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर ममता बनर्जी हो, टीएमसी हो, जो बात कहती थी, लेकिन वो सपोर्ट वहां पर नजर नहीं आया। इमरान मसूद पहुंचे मुस्लिम नेता होने के नाते कांग्रेस पार्टी के, इसके अलावा सलमान खुर्शीद गए जो कांग्रेस पार्टी में एक तरफ से हाशिए में हैं, मुस्लिम नेता होने के नाते पहुंचे। राहुल गांधी दिखाई नहीं दिए, प्रियंका गांधी वाड्रा दिखाई नहीं दी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई नहीं दिए, अखिलेश यादव नहीं पहुंचे। मतलब तमाम ये नाम हैं जो सपोर्ट की बात करते हैं, लेकिन कल जब समर्थन देना था और जब मौका था तब ये लोग साथ में नजर नहीं आए। क्या ये दिखा रहा है कि इस एक मुद्दे पर ये पार्टियां कहने के लिए भले ही साथ हों, लेकिन दरअसल साथ नहीं हैं? देखिए, मुझे लगता है कि पार्टियां इस मुद्दे पर साथ हैं या नहीं है। मुझे लगता है इस मुद्दे पर शायद वो साथ नहीं है, क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है वो एक देश हित में है, जनहित में है, और जो संविधान हमारी बात करता है, सबको अधिकार देने की बात करता है, उस अधिकार में है। और ये बात शायद पार्टियां अब समझने लगी हैं, और ये बात उनको भी समझ में आने लगा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति देश में वर्षों से चली आ रही थी, अब शायद उसको एक किनारे रख दिया गया है, एक ताक पर रख दिया गया। अब जो भी उस ताक से उतारेगा इस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को, शायद वो फंसेगा। तो मुझे लगता है कि इन सारी बातों को समझकर जो पार्टियां समझ रही हैं इन चीज़ों को, और शायद इसीलिए इन सब मुद्दों पर वो सामने नहीं आ रही हैं। जाहिर तौर पर वो जो भी बयान वगैरह वो लोग दे रही हैं, हो सकता है कि कुछ उनके जो नेता हैं या फिर कुछ एक लोगों को शायद अभी समझ की कमी रह गई हो कि इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। और जब ये मुद्दा वाकई में जब कल हुआ, तो मुझे लगता है कि अब इन लोगों ने अपनी रणनीति तैयार की होगी, अपने लोगों से बात की होगी, देश का माहौल जाना होगा, लोगों का माहौल जाना होगा। और अच्छी बात है ये। देखिए, मुझे लगता है कि ये स्वागत योग्य कदम है कि हमें ये अच्छी बात ये माननी चाहिए कि लोग जो देश की अन्य पार्टियां, विपक्षी पार्टियां हैं, देखिए विपक्षी पार्टियां जो है वो उनका काम है, देश की जो सरकार है अगर वो कुछ गलत करती है तो उसका विरोध करना भी चाहिए। एक स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्षी पार्टियों का, एक स्वस्थ विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसे मुद्दों पर जिसमें जनहित की बात हो, देश हित की बात हो, संविधान की बात हो, मुझे लगता है कि विरोध नहीं करना चाहिए, और ये अच्छा कदम मैं मानता हूँ विपक्षी पार्टियों का। रुद्र, इसमें जो वक्फ बोर्ड है, जो ये बिल है, इसमें जो विधेयक है, इसमें जो बदलाव किए गए हैं, इनको आप कितना ज़रूरी मानते हैं? और जो अभी तक ये अधिनियम था, इसमें क्या सबसे खतरनाक बातें थीं जिनमें बदलाव होना ही चाहिए था? देखिए, मैं एक छोटी सी बात से शुरू करता हूँ। मेरी एक दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन है वक्फ बोर्ड को लेकर, जिसमें दिल्ली की जो 123 वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, दिल्ली की प्राइम लोकेशन की 123 वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, जिनको 1970 में सरकार द्वारा ₹1 पर एकड़ पर एनम के हिसाब से दान दे दी गई थी। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा गया 1984 में, विश्व हिंदू परिषद द्वारा। हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, ये बोला कि नहीं, ये सरकार की जमीन है, सरकार के पास होनी चाहिए। उसके बावजूद भी हाई कोर्ट के ऑर्डर का पालन नहीं होता है, मुकदमा चलता रहता है। 2014 में जिस दिन इलेक्शन होने वाले होते हैं, उसी रात कांग्रेस एक विधेयक लाती है, अगले दिन चुनाव अनाउंस होते हैं 5 मार्च को,
4 मार्च की रात में विधेयक आता है और ये कहा जाता है कि नहीं, ये जमीनें जो है मुस्लिमों की है, ये वक्फ बोर्ड की है और वक्फ बोर्ड को फिर से ट्रांसफर कर दी जाती है। फिर उसके बाद मेरा मुकदमा आता है, फिर हाई कोर्ट कहती है कि नहीं, ये जो 1984 वाला फैसला था वो बिल्कुल सही था और ये जो है प्रॉपर्टी उन्हीं की होनी चाहिए। उस पे सर्वे चल रहा है, मेरी जो है 70-75 मुकदमों पर सर्वे चल रहा है। तो मैं ये क्यों मुकदमा बता रहा हूँ, क्योंकि ये कितना भयावह एक एक्ट है ये, कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को, अगर मान लीजिए वक्फ बोर्ड आज रात में, वक्फ बोर्ड के जो मेंबरान हैं, वक्फ बोर्ड के जो लोग हैं, वो अगर रात में सोएं और सुबह उठ के ये कह दें कि नहीं, ये जो अर्चना सिंह जी स्टूडियो चला रही है, ये स्टूडियो तो वक्फ का था, ये जो है हमें वक्फ में किसी ने दान कर दिया था 4 साल पहले, तो वो प्रॉपर्टी, अच्छा आप ये देखिए कि वो प्रॉपर्टी अगर वो डिक्लेयर करेंगे कि ये वक्फ की है, तो उसके बाद क्या होगा, एक सर्वेयर सर्वे करने जाएगा आपकी प्रॉपर्टी, और वो सर्वेयर किसका होगा, सर्वे करने के लिए वो वक्फ का ही, वक्फ बोर्ड, उन्हीं के वक्फ बोर्ड का आदमी होगा। वो कोई और खर्चा कौन उठाएगा, वहां की स्टेट गवर्नमेंट। ये नहीं कि वक्फ उठाएगा या फिर कोई प्राइवेट पार्टी उठाएगी, सरकार उठाएगी कि भाई अर्चना सिंह जी की जो प्रॉपर्टी थी वो वक्फ की है कि नहीं है। उसके लिए सर्वे जाएगा, सर्वेयर आपकी प्रॉपर्टी सर्वे करेगा और सर्वे रिपोर्ट आके कह देगा कि नहीं जी, ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। अगर सर्वेयर ने कह दिया वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो वो वक्फ डिक्लेयर कर देगा कि दिस इज वक्फ प्रॉपर्टी। और वक्फ का एक रूल है कि वंस अ वक्फ ऑलवेज वक्फ, ठीक है। तो आपकी प्रॉपर्टी अब वक्फ की हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको मुकदमा लड़ना है कि भाई नहीं, ये प्रॉपर्टी तो गलत हो गई। तो आप मुकदमा कहाँ लगाएंगे, उन्हीं वक्फ के पास, उन्हीं वक्फ ट्रिब्यूनल में आप मुकदमा लगाएंगे और वही वक्फ फैसला दे देगा कि नहीं, ये प्रॉपर्टी अर्चना सिंह जी की नहीं है, प्रॉपर्टी वक्फ की है। और उस फैसले के अगेंस्ट में आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकती। ये मोटा मोटा मैंने बहुत छोटे शब्दों में बता दिया कि वक्फ क्या था। और एक अभी रिसेंट का केस है तमिलनाडु का, मेरे ख्याल से एक गांव का केस था, जिसमें एक फार्मर अपनी जमीन नहीं बेच पाया क्योंकि वक्फ में डिक्लेयर कर रखा था, वक्फ से एनओसी मांगी कि आप एनओसी दीजिए तब ये जमीन बेची जाएगी। तो ये एक भयावह स्थिति, 9.4 लाख करोड़ के लमसम में इनके पास जमीनें हैं पूरे हिंदुस्तान में। और 2008 के बाद से तो आप मान के चलिए कि 400 गुना इनकी जमीनें बढ़ी है। ये किसी भी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये जो इतनी बड़ी खामी थी, उस खामी को हटाने के लिए, उस खामी को दूर करने के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है, जिसमें ये व्यवस्था की गई है कि अगर किसी का, मान लीजिए बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके, आप ये देखिए कि हिंदुस्तान जैसे देश में संविधान, मतलब संवैधानिक तौर पर क्या हम कोर्ट नहीं जा सकते किसी चीज के लिए? कि अगर मान लीजिए कि किसी से गलती होगी, मैंने मान लीजिए आपके ऊपर मुकदमा ठोक दिया या आपकी प्रॉपर्टी गलत तरीके से मैंने हथिया ली, तो क्या आप कोर्ट नहीं जा सकती मेरे अगेंस्ट में? मतलब ये वक्त कहता है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, किसी अदालत में नहीं जा सकते, आप वक्त ट्रिब्यूनल में ही जाएंगे। वक्त ट्रिब्यूनल जो फैसला दे देगा वो सर्वमान्य होगा, उस फैसले के अगेंस्ट में आप कहीं नहीं जा सकते। ये एक इस बात को ये दूर करता है जो नया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है कि नहीं, आप इसके अपील में जा सकते हैं। और दूसरी बात जो, जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, आप अपनी बात पूरी करिए। जी, तो एक ये सबसे बड़ी बात ये कहता है। दूसरा, जो सर्वेयर होगा, जो सर्वे करने जाएगा प्रॉपर्टी, देखिए सारे रूल्स रेगुलेशन वही हैं, ऐसा नहीं कि कोई उसमें रूल रेगुलेशन चेंज किया जा रहा है कि मार है हाय तौबा मच रहा है कि आपके घर में घुस जाएंगे, आपका घर ले लेंगे, आपका ये ले लेंगे, वो ले लेंगे। कुछ नहीं हो रहा, सारा कुछ वही है। सिर्फ जो एक कहते हैं कि एक आप कह सकते हैं कि हिटलर शाही वाला जो कानून था, उसको एक संवैधानिक रूप से इसको किया जा रहा है कि सर्वेयर होगा तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की निगरानी में सर्वेयर सर्वे करने जाएगा। सर्वे वाकई में जमीनों का आंकड़ा किसके पास होता है? हमारे आपकी जमीनों का आंकड़ा कहाँ होता है? रेवेन्यू ऑफिस में होता है। रेवेन्यू ऑफिस किसके अंडर में आता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में होता है। तो वही तो सर्वे करेगा, वही तो बताएगा कि हाँ भाई, ये रिकॉर्ड में 1429 फसली में था, 1329 फसली में था, 1322 फसली में था, इस फसली में किसके रिकॉर्ड था? वो रिकॉर्ड किसके पास है? वो रिकॉर्ड तो सारा रेवेन्यू ऑफिसर के पास है। तो रेवेन्यू ऑफिसर ही तो देख के बताएगा कि ये प्रॉपर्टी किसकी थी, 100 साल पहले किसकी थी, 500 साल पहले किसकी थी। और तो कोई बताएगा नहीं। कोई वक्त तो आके कह देगा कि ये है, सर्वे आके सर्वे करके कह देगा। तो सर्वे जो करने जाएगा वो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की निगरानी में सर्वे करेगा, वो अपनी रिपोर्ट देगा। ट्रिब्यूनल में जो है उनमें भी बाहर के लोगों को शामिल किया गया है। सबसे एक बड़ी बात जो इस सरकार ने किया कि जो एक महिलाओं को भागीदारी देने के लिए जो बिल लेके आए, तो यहाँ भी उन्होंने महिलाओं को भागीदारी दी है कि महिलाएं भी वक्त के हिस्सा रहेंगी। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है कि इसके नाम पे बहुत झूठ फैलाया जा रहा है। जो सीएए के समय पे किया गया था
कि मुसलमानों की नागरिकता खत्म हो जाएगी, उनको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन आज जब आप ये सवाल पूछो कि भाई ये तो लागू हो चुका, जिसके लिए आपने इतना आंदोलन किया, दिल्ली को घेर के रखा, दिल्ली वालों को इतनी तकलीफ हुई, कितने मुसलमानों की नागरिकता चली गई, एक नाम कोई नहीं बता पाएगा क्योंकि कानून इसके लिए था ही नहीं। लेकिन गलत बात इसी तरह से अब इसमें कहा जा रहा है कि आपकी मस्जिद सरकार हथिया लेगी, आपके दरगाह सरकार के कब्जे में आ जाएगा, जो आपके स्कूल हैं, बच्चों के मदरसे हैं, वो आपके घर, मतलब ये फिर से गलतफहमी फैलाई जा रही है। इसकी आड़ में जो दरअसल लैंड माफिया हैं, जो भू माफिया हैं, जो लैंड जिहाद कर रहे हैं, वो अपने आप को छुपा रहे हैं और सबसे ज्यादा दर्द उनको हो रहा है। वरना इस बात का भी जवाब इस वक्फ बोर्ड के लोगों को देना चाहिए कि आखिर इतने सालों में गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, बच्चों के लिए, जो जिनके पास घर नहीं है रहने के लिए, जो गरीबी में रह रहे हैं, उनके लिए आखिर किया क्या है? इतना पैसा कहाँ गया आपका? बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि वक्फ बोर्ड का निर्माण क्यों हुआ था। वक्फ संपत्ति मतलब क्या होता है? खुदा की संपत्ति। ऐसा मतलब इनके माना जाता है कि वक्फ की संपत्ति मतलब खुदा की संपत्ति। खुदा की संपत्ति वक्फ का बेसिकली काम क्या था, मैं आपको बताता हूँ कि जो मान लीजिए कोई मुस्लिम है, उसको लगता है कि मेरे पास जरूरत से ज्यादा जमीन है, उसने वक्फ को दान दे दी कि ये जमीन मैं वक्फ को दान दे रहा हूँ। और वक्फ का क्या काम क्या है कि जो आपने अभी बात की कि बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए आप क्या कर रहे हैं? कितने अस्पताल खोल दिया आपने, अपनी इतनी सारी जमीन है, कितने अस्पताल खोल दिए, कितने वृद्धाश्रम खोल दिए, कितने लोगों की आप सेवाएं कर रहे हैं, कितने लोगों को आप घर रहने के लिए घर दे रहे हैं, कितने बेघरों को घर दे रहे हैं। तो ये बात वक्फ बोर्ड से पूछी जानी चाहिए कि भाई आपका निर्माण किस लिए हुआ था? सिर्फ इसलिए नहीं हुआ था कि आप जो है पूरी देश की जमीनें हथिया लें, किसी भी जमीन को यूं एक फतवा जारी करने के लिए ये जमीन हमारी है, वो जमीन हमारी है। तो आपका जो निर्माण हुआ था जिस उद्देश्य से, उन उद्देश्यों की किन किन बिंदुओं पर आपने काम किया है, किन किन बिंदुओं पर मैं जो दिल्ली की प्राइम लोकेशन की 123 प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, उन प्रॉपर्टीज में सारी जगह पे कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, कॉमर्शियल पैसा ले रहे हैं। और जो जमीन उस समय 1970 में 40 स्क्वायर फीट की, आज वो 400 स्क्वायर फीट हो चुकी है। इन्होंने ना सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी शुरू की, बल्कि इन्होंने और जमीनें 40 को 400 स्क्वायर फीट कर लिया, उसको और बढ़ा लिया और एक्वायर कर लिया, इंक्रोचमेंट कर लिया है। तो ये सब इलीगल एक्टिविटीज चल रही थी। उन इलीगल एक्टिविटीज जब लगाम लगाने की बात आई है तो शायद कुछ लोगों को दर्द हो रहा है इसमें। अच्छा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो कह रही कि हमारी बात को सुना नहीं गया, जबकि ये जो जेपीसी बनी, इसने जितना काम किया है और हर राज्य में गई है, इतना काम शायद इससे पहले किसी जेपीसी ने नहीं किया। वो कह रहे हैं 5 करोड़ मुसलमानों ने ईमेल भेजे, खत भेजे, लेकिन उनको नहीं सुना गया। अरे भाई, आप 5 करोड़ कचरा भेज देंगे तो उसके लिए थोड़ी कोई देखेगा। आप लॉजिकल बात भेजेंगे, तर्क संगत बात कहेंगे, कानून के हिसाब से बात कहेंगे, तो वो अब आप विरोध के लिए जबरदस्ती में आप मेल करवाते रहिए तो उससे कुछ हासिल होने वाला है नहीं, ना हासिल होगा आपको। क्या आपको लगता है कि फेयर सुनवाई हुई है? जो कुछ जेपीसी में जिसको कहना था सबको मौका दिया गया है, सबने अपनी बात वहां रखी। और सबसे बड़ी बात जिसको ये लोग जो मुसलमानों के खैरख्वाह बनते हैं वो छुपाते हैं, वो ये कि तमाम ऐसी मुस्लिम संपत्तियां हैं, मुस्लिम लोगों की संपत्तियां हैं जिस पर इस वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया हुआ है और वो कोर्ट में गए हुए हैं। वो कोर्ट से लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई हमारी संपत्ति हमने वक्फ नहीं की, हमारी छोड़ दो। हिंदुओं के अलावा इन्होंने मुसलमानों की संपत्ति पर भी कब्जा किया हुआ है। बिल्कुल किया हुआ है, बिल्कुल। आपकी बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे एग्जांपल, जैसे मैंने तमिलनाडु के गांव का बताया, ऐसे तमाम एग्जांपल्स है, तमाम उदाहरण है जिसमें इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। और चलिए मैं सब बात को दरकिनार करता हूं। मैं ये कहता हूं कि जो नया वक्फ अमेंडमेंट है उसमें खामी क्या, कोई एक बता दे कि ये खामी है। अगर संविधान क्या कहता है, संविधान ये कहता है, संविधान मतलब लोगों के समान, सबके लिए समान विधान की बात करता है। महिलाओं की भागीदारी की बात करता है संविधान, महिलाओं को भागीदारी मिल रही है। ये कहता है कि आपके खिलाफ कोई कोर्ट चाहिए, आपको कोर्ट देने की परमिशन देता है नया वक्त। आपको जो भी लोग हैं सबकी भागीदारी तय करता है कि भाई अब और भी लोग, अगर वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो सांसद वगैरह, उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर आप बताइए कि ऐसा कुछ भी किया गया हो। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो इसमें मैं बताना भूल गया था कि जो भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज हैं उन पे वक्त कब्जा नहीं कर पाएगा, वक्त कोई क्लेम नहीं कर पाएगा। ये भी बहुत बड़ा अहम हिस्सा, क्योंकि आप गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज को भी आप कह देते हैं कि वक्त की प्रॉपर्टी और उस पे आप हक जमाने लगते हैं।
तो एक, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी किस लिए होती है? जन सरोकार के कामों के लिए होती है। आप उसकी प्रॉपर्टी को कब्जा करके वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी चलाएंगे, अन्य तरीके की गतिविधियां चलाएंगे। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि जिन लोगों को भी ये बात बताई जा रही है, आज इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट पे सर्च मारिए, देखिए कि क्या क्या प्रपोज्ड एक्ट है, क्या क्या उसमें संशोधन किए जा रहे हैं। उन संशोधित बिलों में अगर कुछ भी ऐसा है, कुछ भी ऐसा कहा जा रहा है कि नहीं फलाने पार्टी का जमीन छीन लिया जाएगा, फलाने मुसलमान का जमीन छीन लिया जाएगा, ऐसी कोई बात है, तो आपके पास पूरा कोर्ट पड़ा है, पूरी यहाँ हाई बिल्कुल। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सारी कोर्ट पड़े हुए हैं। आपके साथ कुछ भी अन्याय होगा तो आप जब कोर्ट जाते हैं तो आपकी जात या आपका नाम, आपका पहनावा देख के कोर्ट फैसले नहीं देती, आपके मेरिट देख के फैसले देती है। और मुझे लगता है कि जब ये कानून पास हो जाएगा संसद से, उसके बाद ये ज़रूर जाएगा अदालत के स्क्रूटनी के लिए, तय मानिए, क्योंकि कुछ लोग जाएंगे ज़रूर अदालत, उनको चैन नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक तर्क और दिया गया कि हमारे धर्म में सरकार दखल दे रही है। अब ये हास्यास्पद है, समझ से परे है कि जो कानून संसद ने बनाया, बार बार उसमें अमेंडमेंट किया, तब तक वो इनके धर्म का मामला नहीं था, लेकिन अब जब उसमें संशोधन कर रही है तो संसद का बनाया कानून के धर्म का इनका निजी मामला हो गया। ये किस तरीके के तर्क आते हैं? अर्चना जी, मैं आपको बताऊं कि अगर ये दलील अगर देश का हिंदू देने लगे ना, तो 1955 में जो हिंदुओं के लिए कोडिफाइड लॉ लाया गया था, जो हमारा पर्सनल लॉ को खत्म करके कोडिफाइड लॉ लाया गया था कि हम शादी कैसे करेंगे, डाइवोर्स कैसे देंगे, पत्नी को मेंटेनेंस कैसे देंगे, हमारा इनहेरिटेंस राइट कैसे जाएगा, प्रॉपर्टी का कैसे इनहेरिटेंस जाएगा, ये हमने कोडिफाइड कर लिया 1955 में। 1955 से सारा हिंदू देश की अदालतों, देश के कानून के हिसाब से चलता है। लेकिन अभी भी जो मुस्लिमों की जो कानून है, उनकी शादियां कैसे होंगी, उनके तलाक कैसे होंगे, उनके जमीनों का बंटवारा कैसे होगा, उनका इनहेरिटेंस कैसे होगा, और उनकी महिलाएं अगर किसी को बच्चा नहीं होता तो एडॉप्शन कैसे करेंगी, ये सारा उनके पर्सनल लॉ से चलता है। आज हमारे अगर कोई हिंदू है, अगर वो किसी 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी कर लेता है, उसको पॉक्सो एक्ट लगा के उसको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। लेकिन इनमें अगर एज ऑफ प्यूबर्टी 14 साल 15 साल जो एज ऑफ प्यूबर्टी होती है, वहां शादी कर ले, इनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनका पर्सनल लॉ इनको प्रोटेक्ट करता है। तो आपका जो पर्सनल लॉ वाकई में है, जिस पे बात भी होनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ उस पर भी बात होनी चाहिए, वो हालांकि वो अलग मुद्दा है। आपको तो वो आपके वो धर्म को कोई छेड़ ही नहीं रहा, आपको कोई कुछ कह ही नहीं रहा, वो तो बिल्कुल आप उसमें सेफ बचे हुए हैं, उसमें सही चल रहा है। जो वाकई में आप कहते हैं कि आपका पर्सनल, हालांकि वो भी पर्सनल लॉ का हिस्सा नहीं है। आप क्योंकि देश का जो आप जिसको कहते हैं कि मतलब सबसे ज्यादा वर्ग है, जो हम कहते हैं कि भाई आप अल्पसंख्यक हैं, हम बहुसंख्यक हैं। जब बहुसंख्यक देश के कानून से चल रहा है, तो अल्पसंख्यक देश के कानून से, संविधान से क्यों नहीं चलेगा? आप ही कहते हैं कि संविधान से चलना चाहिए देश, लेकिन जब आप पे बुर्खे की बात आती है तो कहते हैं नहीं नहीं, अदालत ने गलत फैसला दे दिया। जब राम मंदिर पे अदालत फैसला दी, कहते हैं गलत फैसला दे दिया। अब जब देश की संसद कानून लेके आ रही, तब आप कहना है कि हमारे धर्म पे चोट है। मैं कह रही हूँ कि क्यों कोई भी संस्थान हो, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी हो, क्यों सरकारी निगरानी से डर, क्यों कोई अनियंत्रित हो? अगर आप में सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो सबको सरकारी निगरानी तो सब पे होनी ही चाहिए ना। कंट्रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन निगरानी होनी चाहिए। कोई भी अनियंत्रित तो नहीं हो सकता ना, कानून के दायरे में तो सबको रहना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और वही आपने बिल्कुल सही बात कही कि डर उसी को लगता है जो गलत करता है। अगर आपने वाकई में कुछ गलत किया है, इसीलिए आपको डर लग रहा है कि कल को फाइलें खुलेंगी, कल को ये देखा जाएगा कि भाई ये जमीन के कागज कैसे है आपके पास, फलाने जमीन को अगर किसी मुसलमान ने वक्फ किया है तो क्या कोई वक्फनामा आपके पास है क्या? तो ये सारी चीजें तो देखी जाएंगी ना, जब जब वो नियंत्रण में आएंगी, जब जो जिला प्रशासन है उसके नियंत्रण में आएंगी। और ऐसा नहीं है कि सरकारें इनकी नहीं है, हर जगह तो बीजेपी की सरकार नहीं है, आपके यहाँ भी राज्य सरकारें अलग अलग पार्टियों की हैं, तो उनके नियंत्रण में भी रहेगी चीजें। ऐसा नहीं कि सारा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आ जाएगा या सारा बीजेपी शासित राज्यों में आएगा, आपके शासित राज्यों में भी वो रहेगा। आप अपनी जगह पे अपने तरीके से कानून चला लीजिएगा, आप अपने जगहों पे बोल दीजिएगा कि नहीं भाई, जो आपने ले रखा है, चाहे सरकारी प्रॉपर्टी है चाहे कोई भी प्रॉपर्टी है, वो सब आपकी है। आप मत करिएगा, उन फाइलों को मत चेक करिएगा, आप मत देखिएगा कि कैसे ये वक्फ की प्रॉपर्टी आई है, कैसे सरकारी प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी हो गई, क्या कोई वक्फनामा किसी ने लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ये बिल्कुल आपने सही बात कहा कि जिसके मन में डर होता है वही इन सब बातों को सोचता है कि नहीं, ये जो है ये नहीं होना चाहिए। अगर आपके मन में डर नहीं है तो आने दीजिए, क्या दिक्कत है? आपको आपके अधिकार को कोई भी कर्टेल नहीं कर रहा है। आपका जो वक्फ बोर्ड है वो वक्फ बोर्ड बना रहेगा।
आपका जो वाकई में जिस उद्देश्य से आपकी स्थापना हुई थी उस उद्देश्य को अगर आप कर रहे होते तो आपको कोई डर नहीं होता। आप बिल्कुल अच्छे मन से कहते नहीं जी, और बल्कि और लोगों को हम इसमें इंक्लूड करना चाहिए। आप कह रहे हैं एक महिला को इंक्लूड करना चाहिए, हम तो कहते हैं कि 50% महिलाओं को इंक्लूड। आपको खुले दिल से स्वागत करना चाहिए कि नहीं नहीं, हम तो चाहते हैं कि जो 50% की भागीदारी हो महिलाओं की हमारे वक्फ बोर्ड में। तो क्योंकि आप नहीं चाहते हैं, आपकी जो मंशा है वो सबको पता है, महिलाओं के प्रति आपकी क्या सोच है, आपकी संविधान के प्रति क्या सोच है, ये सबको पता है। तो इसी वजह से ये सारा बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है। रुद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम चर्चा के लिए। और शायद काफ़ी चीज़ें हैं जो लोगों को भी समझ में आई होंगी कि क्या चीज़ है इसमें, क्यों परेशानी है और क्यों ये विधेयक ज़रूरी है देश में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू।